Good morning, students. Chapter number 5, Admission of a partner. इस चैप्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया है पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। एडमिशन का मतलब क्या है? एक नया पार्टनर बिजनेस में एंट्री लेने वाला है। इसका मतलब क्या है कि हमें पता है पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, तो यानी मिनिमम 2 पार्टनर्स पहले से ही होंगे। अब वो दोनों आपस में क्या डिसाइड करेंगे कि एक तीसरे पार्टनर को बिजनेस में क्या देना है? एंट्री, यानी कि एक तीसरा पार्टनर बिजनेस में लाना है। तो उस टाइम पे हमारा अकाउंटिंग कैसे होता है और उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, आज के लेक्चर में हम वो सब कुछ डिस्कस करने वाले, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि सिनेरियो में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं। मान लेते हैं कि वो 2 पार्टनर कौन है? ए एंड बी। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा फॉर एग्जांपल 1:1, यानी बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को ये दोनों पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा सिनेरियो हमारे पास क्या है कि अब ये दोनों पार्टनर ने मिलकर डिस्कस किया कि एक तीसरे पार्टनर को बिजनेस में एंट्री देना चाहिए, और वो तीसरा पार्टनर जो होगा वो कौन होगा? सी, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सी है तो ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हो गए। अब सी जब आएगा बिजनेस में तो बिजनेस के प्रॉफिट में से वो भी हिस्सा लेगा। अगर तुम किसी बिजनेस के पार्टनर बनोगे तो उस बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हारा भी हिस्सा होगा। तो अब पहले ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब बिजनेस में जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा सी के आने के बाद, वो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मान लेते कि इन लोग ने आपस में डिसाइड करके रेशियो बनाया होगा 1:1:1, ऐसा मान लेते। तो अब बिजनेस में जो तीनों पार्टनर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आफ्टर एडमिशन। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में अगर बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट हुआ 60,000, कितना? 60,000। तो ए और बी में को प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मिलेगा? 30-30। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो क्या है? 1/2। ऐसा ही है ना, इनका शेयर, प्रॉफिट का शेयर क्या है? 1/2, यानी हाफ इन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हाफ कितना होगा? 30,000। तो ए और बी को 30,000 प्रॉफिट मिलेगा। अब जब न्यू सिनेरियो में हमने देखा कि नया पार्टनर को एडमिशन दिया, तो अब यही 60,000 अगर प्रॉफिट आया तो ये इन तीनों में कैसे बटेगा? 20,000 और 20,000। क्यों? क्योंकि अब इनका शेयर क्या हो चुका है? 1/3। ये इनका शेयर हो चुका है। इतना क्लियर है? अब जब हमने इस सिचुएशन को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व किया तो हम क्या देख रहे हैं कि ए के पास पहले हिस्सा कितना था? 1/2, यानी बिजनेस का आधा प्रॉफिट उसको मिल रहा था। अब ए के पास जो हिस्सा है वो कितना है? 1/3, और उसका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये पर्सन क्या कर रहा है यहाँ पे? सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस, यानी उसने अपना हिस्सा क्या किया? छोड़ दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। किसके लिए सेक्रीफाइस किया? न्यू पार्टनर के लिए, क्योंकि नया पार्टनर बिजनेस में क्या ले रहा है? एंट्री ले रहा है। वैसे अगर बी को देखे तो बी के पास भी यहाँ पे 30,000 था। अब वो कितना ले रहा है? 20,000। पहले उसके पास 1/2 शेयर था, अब उसके पास 1/3 शेयर है, यानी बी पार्टनर भी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। और जो न्यू पार्टनर सी आया, क्या पहले उसके पास इस बिजनेस का कुछ भी हिस्सा था? लेकिन अब है। तो सी ने क्या किया? यहाँ पे गेन किया। क्या किया? गेन किया। तो हमें इतना यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि जब भी कोई भी पार्टनर को हम एडमिशन देंगे तो कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस करेगा, तभी तो उसको गेन होगा। अगर बिजनेस का 100% प्रॉफिट 2 पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब एक पार्टनर को अगर बिजनेस में लाएंगे और उसको बोलेंगे कि तुमको बिजनेस का 20% का हिस्सा देंगे हम, तो वो 20% ये दोनों में से ही तो माइनस होने वाला है। चाहे तो दोनों मिलके माइनस कर दें, या कोई 15 दे दे, कोई 5 दे दे, ठीक है, या दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या कोई एक बोल रहा है मैं ही पूरा 20 दे दूंगा। तो सिनेरियो कोई भी हो सकता है। तो यानी कि दोनों पार्टनर में से किसी ना किसी ने सेक्रीफाइस किया होगा, अपना हिस्सा छोड़ा होगा, तब तो नए पार्टनर को वो हिस्सा मिलेगा, क्योंकि पूरा हिस्सा तो 100% ही रहने वाला है। इतना क्लियर है?
तो यहाँ से हमको ये डेफिनेटली पता चल गया नया पार्टनर तो गेन ही करेगा, और पुराने पार्टनर्स में से कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं या वो भी गेन कर रहे हैं, तो ये हमें पता चलेगा उनके शेयर को देख के। किसको देख के? शेयर को देख के। तो इस एग्जाम्पल में जब हमने शेयर को देखा तो हमने क्या देखा कि ये दोनों तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि पहले उसको आधा मिल रहा था, अब उसको 1/3 मिल रहा है, तो क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि सी को गेन हो रहा है, और गेन कितना हो रहा है उनको? 1/3। अमाउंट में तुम देख रहे हो तो अमाउंट में कितना गेन हो रहा है? 20,000 देख रहे हो। अब तुम देख रहे हो ए को क्या हो रहा है यहाँ पे? सेक्रीफाइस अब उसको कितना हो रहा है? अमाउंट में देखा जाए तो कितना हो रहा है? 10,000 हो रहा है, बराबर। लेकिन अगर मैं शेयर की बात करूं तो सेक्रीफाइस ढूंढने के लिए हमने चैप्टर नंबर 4 में सीखा है सेक्रीफाइस कैसे ढूंढते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए का ओल्ड शेयर कितना था? 1/2। न्यू शेयर कितना है? तो यहां से हम देख लेंगे कि उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है। तो हमने ओल्ड शेयर लिया 1/2, माइनस किया उसको न्यू शेयर के साथ। न्यू शेयर कितना था? 1/3। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो 2 3 6, 3 1 3, 2 1 तो यानी कि 1/6 हिस्सा किसने सेक्रीफाइस किया? ए ने। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/6। वैसे हम बी का निकालते तो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? तो सेम ही किया है क्योंकि दोनों का शेयर सेम है। तो बी ने भी 1/6 शेयर सेक्रीफाइस किया, और अमाउंट में कितना सेक्रीफाइस किया? 10,000। अब अगर मैं अमाउंट की बात करूं, अमाउंट को देखोगे तो ये दोनों का अमाउंट अगर तुम प्लस करोगे, क्या करोगे? प्लस। अगर मैं ये दोनों का सेक्रीफाइस अमाउंट को अगर मैं प्लस करूं तो कितना होता है? क्या वो गेन के बराबर है? तो यानी अगर अमाउंट तुम देख रहे हो तो भी सेक्रीफाइस को प्लस करके टोटल गेन आ रहा है। और अगर तुम शेयर की बात करो तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/6। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/6। और मैं अगर दोनों को प्लस करूं तो क्या आएगा? 2/6, और कट करूं तो 1/3। तो क्या ये भी सेम था? तो अगर मैं शेयर की बात करूं तो उसमें भी टोटल सेक्रीफाइस टोटल गेन के बराबर है। तो यहां से सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको क्या पता चल जाता है कि टोटल सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू टोटल गेन। क्योंकि आप अपने हिस्से 100% में से जितना हिस्सा आप सेक्रीफाइस करोगे सामने वाले को उसी हिसाब से गेन होगा। ठीक है, तो बिजनेस में टोटल सेक्रीफाइस टोटल गेन के क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास गुडविल। क्या है? गुडविल। चलो, अब हमने देखा कि ए और बी ये दो पार्टनर्स थे। ठीक है, इन दोनों ने बिजनेस को 0 लेवल से हीरो लेवल तक लेके आए, तभी तो बिजनेस प्रॉफिट गेन कर रही है। अगर उन लोग ने 0 लेवल से स्टार्ट नहीं किया होता, बिजनेस में मेहनत नहीं की होती, बिजनेस का मार्केट में नाम नहीं बनाया होता, तो क्या बिजनेस प्रॉफिट गेन करती? नहीं। तो यानी 0 लेवल से बिजनेस को हीरो लेवल तक कौन लेके गया है? कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स लेके गए। ओल्ड पार्टनर्स कौन है हमारे पास? ए एंड बी है। तो ये दोनों बिजनेस को उस मुकाम तक लेके आ गए कि बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर रहा है। अब इन लोग ने डिसाइड किया था कि तीसरे पार्टनर को लेके आएंगे, किसको? सी को। और उसको लाने के लिए ये दोनों ने अपने में से क्या किया? सेक्रीफाइस, और इसने किया गेन। अब इन लोग ने जो अपना हिस्सा छोड़ा और सी को जो हिस्सा मिल गया, तो क्या उस बिजनेस को वो जो उसका मुकाम बना है, जो मार्केट में उसका नाम बना है, जिसको हम गुडविल कहते हैं, उसकी रेप्यूटेशन कहते हैं, क्या उस रेप्यूटेशन को बनाने में क्या सी का कंट्रीब्यूशन था? नहीं था। वो पूरी मेहनत तो किसकी थी? ए और बी को थी। अभी सी आया और डायरेक्टली बिजनेस के प्रॉफिट में से हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया। 0 लेवल से हीरो लेवल बनाने तक तो सी का कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी जो पार्टनर्स है उसको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किसको? सी को। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि उन लोग ने अपना हिस्सा क्या किया? सेक्रीफाइस किया। इतना क्लियर है? तो जो सी पार्टनर है वो बिजनेस में आ रहा है, उन लोग का हिस्सा लेके उसको गेन हो रहा है, तो उसको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि बिजनेस का मार्केट में क्या है?
नाम है, और उस नाम को किसने बनाया? ए और बी ने, ओल्ड पार्टनर्स ने बनाया। और इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि गेनिंग पार्टनर जो भी गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर को क्या लाना होगा? गुडविल लाना होगा। और गुडविल लाके किसको देना होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि गेनिंग पार्टनर गुडविल लेके आएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल दे देगा। गुडविल क्यों? गुडविल क्या है? एक एक्स्ट्रा अमाउंट है। एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों दे रहा है? क्योंकि उन दोनों ने सैक्रिफाइस किया इसके लिए, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आएगा। क्लियर है ये? ठीक है। अब जब वो गुडविल लेके आता है तो हमें पता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। अब इस एग्जाम्पल में ए और बी ने तो इक्वली सैक्रिफाइस किया था, ठीक है, बट क्या हमेशा इक्वली होगा? इक्वल नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं और मेरी फ्रेंड, हम दो पार्टनर हैं और मैंने सोचा कि एक तीसरे फ्रेंड को पार्टनर बनाए, तो हो सकता है कि मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने हिस्से में से 10% सेक्रीफाइस कर दूं, तो वो बोलेगी कि मैं 5% ही सेक्रीफाइस करूंगी, तो हमने 15% में उसको लेके आए हैं। ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हम दोनों ने 10% बोल के उसको सेक्रीफाइस करके उसको लेके आए हैं, या ये भी हो सकता है कि मैं अकेले बोल रही हूँ कि 10% सेक्रीफाइस मैं ही कर देती हूँ और वो बोल रही है मैं बिजनेस में कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करूँगी, ठीक है, नए पार्टनर को लाने के लिए। तो एक अकेले मैं भी सेक्रीफाइस कर सकती हूँ। इसका मतलब क्या है कि पुराने पार्टनर्स में से सारे इक्वली सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं, अलग रेशियो में भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, करेक्ट, या कोई एक भी सेक्रीफाइस कर सकता है, ये भी हो सकता है, या पुराने पार्टनर में से भी कोई एक सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई एक गेन कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि गेनिंग पार्टनर, हम न्यू पार्टनर नहीं बोल रहे, हम क्यों बोल रहे हैं गेनिंग पार्टनर, क्योंकि गेन जो भी करेगा वो यहाँ पे गुडविल लेके आएगा और किसको देगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या वो इक्वली देगा? नहीं, उसके लिए जिसने जितना सेक्रीफाइस किया होगा उसको उतना ही गुडविल मिलेगा। जैसे मुझे बिजनेस में कोई एंट्री दे रहा है और मेरे लिए मुझे पता है कि वो दो पार्टनर में से एक ने 20% सेक्रीफाइस किया और एक ने 10% सेक्रीफाइस किया, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस एक्स्ट्रा अमाउंट में 20% वाले को ज्यादा हिस्सा मिलेगा और 10% वाले को कम मिलेगा। तो यानी यहाँ पे क्या क्लियर है कि गेनिंग पार्टनर जो गुडविल लेके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे रहा है वो किस हिसाब से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, यानी उसके लिए जिस पार्टनर ने जितना हिस्सा सेक्रीफाइस किया होगा उसके हिसाब से वो देगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा क्या बनता है? गेनिंग पार्टनर गुडविल लाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो ये रेशियो का सिर्फ एक ही जगह पे काम होता है और कहीं काम नहीं होता, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का काम क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने में। इसके अलावा ये रेशियो कहीं पे भी काम आएगा नहीं, ये याद रखना। तो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर? अब नेक्स्ट गुडविल लाएगा कैसे? तो दो मेथड है गुडविल को लाने के लिए। सबसे पहला मेथड कि गुडविल वो कैश में लेके आ सकता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो लेके आ रहा है वो कैश में लेके आ सकता है। तो जब भी कैश में गुडविल लाएगा तो हमने उसको नया नाम दिया है प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या दिया है? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अगर गुडविल कैश के फॉर्म में आ रहा है बिजनेस में तो हम उसको लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट ये आता है कि अगर वो कैश में लेके नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? कैपिटल में से लेंगे, ठीक है। अगर वो गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा, गुडविल तो उसको देना है। क्यों देना है? क्योंकि उसके लिए पुराने पार्टनर्स ने क्या किया? सेक्रीफाइस, तो उसके लॉस को कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा। तो लॉस को कंपनसेट करने के लिए गुडविल तो कंपलसरी लाना है, उसको एक्स्ट्रा अमाउंट तो लेके आना ही पड़ेगा। अब वो अगर वो कैश में लेके नहीं आया है तो फिर हम क्या करेंगे? उसके कैपिटल में से लेके जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको दे देंगे। तो अगर वो कैश में लाता है तो हम उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोल रहे हैं। अगर वो कैश में लेके नहीं आता तो हम क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर, जो भी गेनिंग पार्टनर है उसके कैपिटल से हम माइनस कर देंगे,
और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आया? तो अगर कैश में आ रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल बोलोगे, एंड देन उसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करना है? तो सेम वही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर वो कैश में लेके नहीं आ रहे तो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल से निकाल के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा कैपिटल में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलेगा। कहाँ से आ रहा है? वो दो सिचुएशन है, एक तो कैश में से आ सकता है, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे, कैश में से नहीं आया तो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल से निकाल लेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब इसको हम प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में देखेंगे, सम्स में देखेंगे तो और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना, कैश में लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश नहीं लाया तो कैपिटल से निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो ठीक है, और लास्ट कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे इस चैप्टर के, रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सिंपल मीनिंग, रिवैल्यूएशन का मतलब बिजनेस के जो एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज है, उसकी बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। सिंपल मीनिंग, हमारे पास क्या है? बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू तुम्हारी बैलेंस शीट में दी होती है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। उसको सिंपली तुम्हें क्या करना है? कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है? मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। अब ये भी तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में होगा उसको तुम्हें मार्केट वैल्यू के साथ क्या करना है? कंपेयर करना है। और तुम्हारे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, यानी कि तुम जो नया नया बैलेंस शीट बना रहे हो उस बैलेंस शीट में तुम्हें इस मार्केट वैल्यू पे क्या करना है? उस एसेट और लाइबिलिटीज को शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमारे पुराने बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उसकी बुक वैल्यू को देखा। फिर तुम्हारे एडजस्टमेंट्स में गिवन होगा कि तुम्हारा उस एसेट लाइबिलिटीज की मार्केट वैल्यू क्या है, तुमने वो देखा। फिर उस दोनों को तुमने क्या किया? कंपेयर किया। और कंपेयर करने के बाद तुमको ये तो पता चलेगा कि कुछ बढ़ भी सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, करेक्ट? तो जो भी मार्केट वैल्यू होगा, चाहे बढ़ा हो या कम हो, जो भी मार्केट वैल्यू होगा उसको तुम कहाँ शो करोगे? बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, यानी कि नए वाले बैलेंस शीट में जिसको तुम अभी अभी प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, यानी नया पार्टनर आए उसके बाद एक नया बैलेंस शीट बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। तो उस बैलेंस शीट में हमें मार्केट वैल्यू पे शो करना है। अब उस एसेट या उस लाइबिलिटीज की वैल्यू मार्केट में डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। तो जो भी डिक्रीज और इंक्रीज होगा, क्या होगा? जो भी डिक्रीज या इंक्रीज हुआ रहेगा उसको तुम कहाँ शो करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ? रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल लेते हैं कि मशीन की वैल्यू, हमारे पास एक एसेट है मशीन, उसकी बुक वैल्यू तुम्हें दी है 80,000 और उसकी मार्केट वैल्यू तुम्हें दी है 1 लाख। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया कि बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में हमें दिया है 80,000 और मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है? 1 लाख रुपीज़ है। अब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि मार्केट वैल्यू तो उसका ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 20,000। तो जो 20,000 इंक्रीज हुआ है उसको तुम कहाँ पे दिखाओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है? 1 लाख। तो वो 1 लाख उसको कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट में। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो बैलेंस शीट में क्या जाएगा? मार्केट वैल्यू पे शो करेंगे और जितना भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ होगा उसको कहाँ पे शो करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यानी कि हमें यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इसमें करना क्या है? तो हम क्या कर रहे हैं? बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, जितना भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे और जो मार्केट वैल्यू होगी वो कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये काम करना ही क्यों है? क्वेश्चन क्या अराइज होता है?
ये काम करना ही क्यों है? नया पार्टनर आ रहा है तो हम बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू के साथ क्यों ही कंपेयर कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन कर ही क्यों रहे? उसके पीछे भी एक रीजन है, ध्यान दो। अब हमारे पास पुराने पार्टनर्स हैं ए एंड बी। अभी अभी हमने देखा उनकी बुक वैल्यू कितनी थी, 80,000 मशीन के। अब जब हमें पता है कि अगर हमने किसी नए पार्टनर को बिजनेस में बुलाया है, उसको एक पार्टनर बनाया है, तो बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लॉस आएगा आफ्टर एडमिशन, उसके आने के बाद, तो उसमें तो उसको हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ बिजनेस के जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसमें भी उसको हिस्सा मिलेगा। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों में मिलेगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में मिलता है वैसे एसेट एंड लाइबिलिटीज दोनों में मिलेगा। तो हम जो बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन जो बनाएंगे, ये जो नया बैलेंस शीट हम बना रहे, तो इस बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू में इसलिए शो किया जाता है ताकि एसेट के ऊपर जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ हो मार्केट में, तो उस पर जो भी नुकसान या फ़ायदा हुआ हो, उस नुकसान या फ़ायदा में नए पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वो तो अभी अभी आया है ना। तो पुराने बैलेंस शीट में से डायरेक्ट एसेट एंड लाइबिलिटीज कैसे दिखा दे? जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे बुक वैल्यू 80,000 थी, अब तुमने डायरेक्ट 80,000 को दिखा दिया। इसका मतलब क्या है कि तुमने नए पार्टनर को 80,000 में हिस्सा दे दिया एसेट में। तो अब जब जाके फ्यूचर में जाके 2 महीने के बाद, यानी उस नए पार्टनर के आने के बाद 2 महीने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये मशीन जो है उसको मुझे बेचना है, ठीक है, तुम उसको बेचने जा रहे हो, तो मार्केट में उसकी कीमत कितनी हो गई है? 1 लाख हो गई। तो यानी बिजनेस को यहाँ पे 20,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब जैसे ही बिजनेस को ये प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट तो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या इस प्रॉफिट पे नए पार्टनर का हक था? नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जिस भी डेट को नया पार्टनर आएगा, ठीक है, न्यू पार्टनर एडमिट होगा, उस डेट को हम एसेट्स और लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर कर देंगे और कंपेयर करके फिर वो वैल्यू दिखाएंगे। तो अब मशीन की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। तो अब अगर मार्केट में इसको बेचना पड़ेगा तो क्या 1 लाख ही आएगा? ठीक है, 1 लाख के हिसाब से ही आएगा। तो अब क्या जो कुछ जो प्रॉफिट हुआ था ये 20,000 का, वो 20,000 का प्रॉफिट किसका? पुराने पार्टनर्स का, क्योंकि वो एसेट तो पुराने पार्टनर्स का था ना, तो उस पे प्रॉफिट या लॉस भी उनको मिलना चाहिए। अब जब वो नए जिस डेट से वो आया उस डेट की वैल्यू से उसको हिस्सा मिलेगा, पुराने वैल्यू से उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज होती तो लॉस में भी उसको हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, और अगर इंक्रीज हो गई तो प्रॉफिट में भी उसको हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। तो बस इसीलिए हम क्या करते हैं कि जिस भी पार्टनर को हम एडमिशन देते हैं और जिस भी डेट से वो एडमिशन ले रहा है, तो हम एक नया बैलेंस शीट तैयार करते हैं और उसमें हम मार्केट वैल्यू के साथ ही शो करते हैं, ताकि हमारे एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन हो जाए और उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस आए वो किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए? किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए? ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जो भी प्रॉफिट है या जो भी लॉस जनरेट होगा, ओल्ड पार्टनर्स को कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे खत्म हो गए। एक बार रिकैप कर लेते हैं, फटाफट जवाब देना, ठीक है। टोटल सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू टोटल गेन। गुडविल कौन लाएगा? गेनिंग पार्टनर किसको मिलेगा? कौन से रेशियो में? गुडविल कितने तरीके से आएगा? पहला कैश आएगा तो क्या बोलेंगे? कैश में नहीं लाया तो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल से माइनस करेंगे, ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन का मतलब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें कौन सा वैल्यू शो करना है, और जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में सम सॉल्व करेंगे, ठीक है।